पिछले साल मैं आया था आपको बताने कि कोरोना इन्फेक्शन क्या है, इसकी प्रिवेंशंस क्या हैं, प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए। उस साल से लेके और अब तक लगभग 10 महीने हो गए हैं। आज मैं आप लोगों को बताने आया हूं कोरोना वैक्सीन के बारे में। आप इतने लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, क्या आप सब लोगों को मालूम है कोरोना वैक्सीन क्या है, किसको दी जाती है, इसका प्रोटेक्शन रेट क्या है, ये लेनी भी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? जिसको भी कंफ्यूजन है वो हाथ खड़ा करे। अरे बाप रे, ये तो बहुत सारे लोग। तो इसका मतलब मुझे आप सब लोगों को आज आसान भाषा में बताना पड़ेगा कि कोरोना वैक्सीन है क्या, इसकी इंडिकेशंस क्या हैं, इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं, इसके फायदे क्या हैं और ये हमें लेनी भी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अगर हम बात करें कोरोना की, तो कोरोना के साथ मेरा बहुत अच्छा संबंध रहा है 3 वजह से। एक तो मैं कोरोना के मरीजों का इलाज करता हूं, एक मैं कोरोना का अस्पताल चलाता हूं और सबसे बड़ी चीज है कि मुझे खुद भी कोरोना वायरस की इन्फेक्शन हुई थी, तो मैं समझ सकता हूं कि यह बीमारी क्या है। अब हम बात करते हैं कि इस बीमारी का आंसर क्या है, इसका तोड़ क्या है, इसका ब्रह्मास्त्र क्या है। तो इसका ब्रह्मास्त्र केवल एक ही है, वो है इसकी वैक्सीन। जैसे कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर के ऊपर अगर हम चलें, तो प्रिवेंशन अगर हम बीमारी की कर देते हैं तो उससे हमें बहुत लाभ होते हैं। एक तो ह्यूमन मॉर्बिडिटी खत्म होती है, मौतें कम होती हैं, यानी मॉर्टेलिटी कम होती है, और हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी जो है असर नहीं पड़ता। तो वैक्सीन ही केवल एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो कि इस बीमारी से हमारी इजाद करा सकता है। अब मैं आप सब लोगों से बात करूंगा पोलियो की। मुझे नहीं मालूम आप सब लोग पोलियो के बारे में जानते हैं नहीं जानते, लेकिन मैं आपको यह जरूर बता सकता हूं कि अगर पोलियो की वैक्सीन ना आई होती तो शायद इस पूरे हॉल के अंदर आज 10% लोग जो हैं विकलांग होते और वो शायद व्हील चेयर के ऊपर आते। यहां से आपको पता चल जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन क्या है। वैक्सीनेशन लगभग 1800 के आसपास एडवर्ड जेनर ने काउपॉक्स के अंदर पहली बार वैक्सीन का इजाद किया था, और ये एक इतना अच्छा ब्रह्मास्त्र हम लोगों को मिला है, हम डॉक्टरों को मिला है, जिससे कि हम बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं। और अगर बीमारियों की बात बताऊं तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनको कि हमने अपने प्लेनेट से खदेड़ के भगा दिया है। चिकन पॉक्स, पोलियो और बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिनको कि हमने बहुत कम कर दिया है, चाहे वो टेटनस है, चाहे डिप्थीरिया है, चाहे पर्ट्यूसिस है, जिनसे कि लाखों करोड़ों मौतें होती अगर ये वैक्सीन ना आई होती। तो यहां पर हम ये समझते हैं कि वैक्सीन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अब भी हम लोग अपने देश में बच्चों को लगभग 15 वैक्सीन के करीब देते हैं, जिनसे कि सारी बीमारियों की प्रोटेक्शन करते हैं। और अगर ये वैक्सीन ना आई होती तो इस प्लेनेट से कम 10% लोग तो कम होते, और बाकी जो लोग भी होते उनमें से बहुत सारी परसेंटेज जो है विकलांग होते या बहुत सारी मॉर्बिडिटीज के साथ में वो सफर कर रहे होते। अब हम बात करते हैं कि वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन ये है क्या। देखिए, आमतौर पे वैक्सीन को डेवलप होने में 10 साल लगते हैं, एक डिकेड लगती है, लेकिन हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे फिलैंथ्रोपिस्ट ने, सबने अथक परिश्रम करने के बाद में 1 साल के अंदर ही वैक्सीन निकाल दी। अब कोरोना की बात करें, 100 मिलियन लोगों को यह बीमारी हुई है, 100 मिलियन, इमेजिन 10 करोड़ लोगों को इस दुनिया में यह बीमारी हुई है, जिसमें से 2.16 मिलियन लोगों की मौत हो गई है। अगर हम केवल अपने देश की बात करें तो 1,53,000 लोगों की मौत हो चुकी है और 10 लाख से ऊपर लोगों को कोरोना की इन्फेक्शन हो चुकी है। वर्ल्ड ओवर का सिनेरियो अगर देखें तो इतनी मौतें वर्ल्ड वॉर में भी नहीं हुई थी जितनी की कोरोना की वजह से हो गई हैं। आप इमेजिन कीजिए, 21 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। इसका एकमात्र इलाज है, इसका एकमात्र ही इसका आंसर है, और वो है वैक्सीन। अब कोरोना की वैक्सीन हमारे हाथ में आ गई है। अब आपके सवालों का सिलसिला मैं शुरू करूंगा, मैं खुद ही सवाल पूछ के खुद ही आपको जवाब दूंगा, ताकि एक ही मंच से आपको कोरोना के सारे सवालों को एक प्रोफेशनल आपको एडवाइस मिले और आपकी सारी भ्रांतियां जो हैं दूर हों। सबसे पहले तो बात आती है वैक्सीन कितनी तरह की हैं। हमारे देश में इस वक्त 2 वैक्सीन चल रही हैं, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन, जिसको कि इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दे रखी है अंडर सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशंस। इसका मतलब है कि यह वैक्सीन हम दे सकते हैं लोगों को, लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशंस, और इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिली है। मैं आपकी नॉलेज में डालना चाहूंगा कि आज तक 23 लाख व्यक्तियों को हिंदुस्तान में वैक्सीन दी जा चुकी है। 23 लाख व्यक्ति, यानी कि 2.3 मिलियन व्यक्तियों को यह वैक्सीन मिल चुकी है, और उसमें से किसी भी एक भी व्यक्ति की मौत जो है इस वैक्सीन से नहीं हुई है। तो यह वैक्सीन, यहां से हमें पता चलता है कि प्रैक्टिकली सेफ है। लेकिन अगर बात करें साइड इफेक्ट्स की,
ऐसा नहीं है कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट नहीं होते, हर वैक्सीन के साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन माइनर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे फीवर आ सकता है, लोकल जहां पर हम इंजेक्शन देते हैं वहां रेडनेस हो सकती है, वहां थोड़ी टेंडरनेस हो सकती है, थोड़ी ईचिंग हो सकती है, थोड़ी लालिमा आ सकती है, या थोड़ा आपको फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, बॉडी एक्स हो सकती है, थोड़ा आपको घबराहट हो सकती है, थोड़ी सी वीकनेस फील हो सकता है कि एक दिन जिस बाजू में आपको इंजेक्शन लगाओ वो आप ना यूज कर पाएं या उसके अंदर पूरा वेट ना ले पाएं। इस तरह के साइड इफेक्ट्स जो है माइनर साइड इफेक्ट्स, हो सकता है आपको थोड़ा नोजिया वॉमिटिंग हो जाए। दीज आर माइनर साइड इफेक्ट्स जो कि किसी भी वैक्सीन के साथ हो सकते हैं और इस वैक्सीन के साथ भी होते हैं। सीरियस साइड इफेक्ट्स के अंदर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन आती है, जिसमें कि सडनली पूरी बॉडी के अंदर दाने आ जाते हैं, हार्ट रेट बढ़ जाता है, सांस में दिक्कत होती है और कई बार उसमें मौत भी हो जाती है। फॉर्चुनेटली इस तरह की सिवियर एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस जिसमें कि मौत हो, आप इमेजिन कर सकते हैं 23 लाख लोगों को वैक्सीन लग गई, और ये वैक्सीन भी किनको लगी है? हेल्थ केयर वर्कर्स को, डॉक्टर्स को, नर्सेस को, जो व्यक्ति अस्पताल में काम करते हैं उनको। अब आप अगर इसको इमेजिन करके देखें तो आपको आपका जवाब मिल गया होगा, क्या ये वैक्सीन सेफ है या नहीं है। तो इट इज सेल्फ एविडेंट, इट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट इट। ये बहुत कुछ बताता है कि 23 लाख लोगों को वैक्सीन हमारे देश में लग गई है। और अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो लगभग 82.6 मिलियन लोगों को, यानी कि 8 करोड़, 8.25 करोड़ व्यक्तियों को इस पूरे प्लेनेट के ऊपर, हमारी पूरे विश्व के अंदर यह वैक्सीन लग चुकी है। और साइड इफेक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है। हम अपने देश की बात करें तो हमारी जो वैक्सीन्स हैं, कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है। आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, हमारे देश के साइंटिस्ट और डॉक्टर्स इतने सक्षम हैं, 60% जो वैक्सीन्स बाहर एक्सपोर्ट होती हैं वो हमारे देश में बनती हैं। और ये दोनों कंपनियां जो हैं बहुत अच्छी हैं जो कि वैक्सीन्स बना रही हैं, और इन्होंने प्रूव भी कर दिया है कि हमने वैक्सीन के बाद में कोई मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं हुए हैं। वैक्सीन को अगर हम तोलें तो 4-5 चीज़ों पे तोलते हैं। नंबर 1, उसकी एफिकेसी क्या है, उसकी एंटीजेनिसिटी क्या है, यानी कि जब हम शरीर में डालेंगे तो एंटीबॉडी बनेगी कि नहीं बनेगी। दूसरी चीज़, उसकी कॉस्ट क्या है। हमारे जैसे देश में, जो देश अभी विकास के मार्ग के ऊपर हैं, जो साधन संपन्न उतने नहीं हैं, उसके अंदर कॉस्ट भी एक फैक्टर आता है। नंबर 3 चीज आती है साइड इफेक्ट्स। क्या इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा तो नहीं है। नंबर 4 चीज आती है इसका रख रखाव। क्या हम इसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर लो की जरूरत तो नहीं है। और ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी की सारी चीजें जो हमारी इंडिजिनियसली प्रोड्यूस्ड वैक्सीन है, दोनों की दोनों, एक एस्ट्राजेनेका की ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है जो कि सीरम इंस्टीट्यूट मैन्युफैक्चर कर रहा है, और दूसरी वैक्सीन कोवैक्सीन है जो कि भारत बायोटेक, आईसीएमआर और एनआईवी के साथ में मिलकर कर रहा है। तो इनकी कॉस्ट भी बड़ी कम है। यू विल बी सरप्राइज्ड, आपको बहुत ताज्जुब होगा कि इनकी कॉस्ट जो है वो केवल 10% है, जो कि विकसित देश जो वैक्सीन्स को बना रहे हैं। इनकी एफिकेसी रीजनेबली ठीक है, 70% के करीब एफिकेसी है। अगर और वैक्सीन्स की बात करें, फाइजर है, मॉडर्ना है, जॉनसन है, बहुत सारी वैक्सीन्स हैं जो कि धीरे धीरे करके विश्व में आ रही हैं। लेकिन अगर फाइजर की बात करें तो उसके अंदर रख रखाव के लिए -70 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम इन सारे पैमानों पे अगर देखें तो एज अ मेडिकल डॉक्टर मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि जब भी आपका नंबर आता है वैक्सीन में, क्योंकि ये वैक्सीन भी जो है आपको नंबर के हिसाब से मिलेगी। पहले जो है हेल्थ केयर वर्कर्स को मिलेगी, फिर उसके बाद में जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, जिनका कि बहुत ज़्यादा ह्यूमन इंटरेक्शन होता है, उनको मिलेगी। फिर उसके बाद में वो लोग आएंगे जो 50 साल से ऊपर हैं, फिर उसके बाद में आएंगे जो 50 साल से नीचे हैं लेकिन जिनको प्री मॉर्बिड कंडीशंस हैं। उसके बाद में फिर जनरल पब्लिक में आएगी जो हेल्दी अडल्ट हैं। लेकिन जब भी आपका नंबर आए तो आप आराम से जाके वैक्सीन लगा सकते हैं, बिना घबराहट के वैक्सीन को लगवा सकते हैं। अब बात आती है कि इस वैक्सीन के कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं, कौन लोग हैं जो ये वैक्सीन नहीं ले सकते। जिस भी व्यक्ति को बहुत सिवियर कभी एलर्जिक रिएक्शंस हुई हैं, जिस भी व्यक्ति को किसी भी वजह से एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हुई हैं और सिवियर एलर्जिक रिएक्शंस हुई हैं स्पेशली टू द कंपोनेंट्स ऑफ द वैक्सीन, उनको ये वैक्सीन जो है नहीं लेनी चाहिए, या उनको अपने डॉक्टर की सुपरविजन में उनको बताना चाहिए कि हमें इस तरह से एलर्जी हुई है और उसके हिसाब से उन्हें चलना चाहिए। दूसरी चीज़ है, अगर आपको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं तो आपको ये वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड डिजीज, या आप कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड मेडिसिन ले रहे हैं तो भी आपको वैक्सीन जो है ये नहीं लेनी चाहिए। ये कॉन्ट्राइंडिकेशंस कुछ ऐसी कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं जिसमें प्रेगनेंसी लैक्टेशन भी आ जाती है। 12 साल से छोटे बच्चों के अंदर अभी टेस्ट नहीं हुआ है। फॉर्चुनेटली कोरोना वायरस जो है वो 12 साल से छोटे बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं करता।
तो ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है। कोरोना वायरस जो है बहुत प्रोटेक्टिव है बच्चों के लिए। तो ये कुछ एज ग्रुप्स और ये कुछ चीज़ें हैं जहां पर कि हमें वैक्सीन नहीं देनी, और ये कोई नई चीज़ें नहीं है। एनी वायरल वैक्सीन फॉर दैट मैटर, चाहे वो चिकन पॉक्स है, मीजल्स है, मम्स है, रूबेला है, ये जितनी भी वैक्सीन्स हैं, इन वैक्सीन्स को हम लोग नॉर्मल रूटीन में नहीं देते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स के अंदर, या प्रेगनेंसी के अंदर, या अगर आपको फीवर चल रहा है, हाई ग्रेड फीवर चल रहा है, तो उस वक्त वैक्सीन नहीं देंगे, या कोई एलर्जिक रिएक्शन है। तो ये कॉन्ट्राइंडिकेशन इस वैक्सीन की भी वही है जो कि किसी भी वायरल वैक्सीन के अंदर हम कॉन्ट्राइंडिकेशन देते हैं। भारत में जो मुहिम शुरू हुई है, पहले 5 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, जिसमें हेल्थ केयर वर्कर, सफाई कर्मचारी वगैरह आएंगे। 3 करोड़ लोग ये हैं। उसके बाद 27 करोड़ लोग वो होंगे जो कि मोर देन 50 ईयर्स हैं, या जिनको प्री मॉर्बिड कंडीशंस हैं। प्री मॉर्बिड कंडीशंस में होंगे जिनको हार्ट डिजीज है, या हाइपरटेंशन है, या जिनको डायबिटीज है, या जिनको अस्थमा है, या जिनको किसी भी तरह के हम लोग लिवर का फेलियर है, या किडनी फेलियर है, जो सीरियस बीमारियां हैं, क्योंकि ये प्रीडिस्पोज्ड है ना केवल कोरोना के होने के, बट दे आर ऑल्सो प्रीडिस्पोज्ड टू डाई फ्रॉम कोरोना। तो हमारा सबसे बड़ा मकसद ये है कि जो डेथ्स हो रही हैं कोरोना से, उनको रोका जाए। आज भी अगर बात करें तो 137 डेथ्स हुई हैं कोरोना से भारत में। वैसे ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आ गई है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आज भी 137 डेथ्स हुई हैं। तो सबसे पहले इन लोगों को अगर हम देंगे, अपने डॉक्टर्स को पहले प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि डॉक्टर्स को प्रोटेक्ट करना इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि डॉक्टर्स आर ऑल्सो सुपर स्प्रेडर्स। क्योंकि जितनी भी बीमारियों के मरीज हैं, चाहे उसको शुगर है, चाहे उसको हार्ट डिजीज है, वो अपने डॉक्टर के पास जरूर जाता है और वहां से वो बीमारी पकड़ सकता है। तो इससे क्या होगा कि सबसे पहले तो इन 30 करोड़ लोगों को, जो कि मुझे लगता है कि जिस तरह से वैक्सीन का प्रोग्राम चल रहा है, मई जून तक 30 करोड़ लोगों को इनको वैक्सीनेट कर देंगे, और उसके बाद में आपका नंबर आएगा। लेकिन जब भी नंबर आए, बिल्कुल हौसले के साथ आप जाइए और वैक्सीन को लगवाइए। इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट नहीं है, मिनिमल साइड इफेक्ट है। अब हम बात करते हैं मिथ्स की। देखिए, तरह तरह की चीज़ें लोगों ने फैलानी शुरू कर दी वैक्सीन के बारे में। जैसे मैं एक बार किसी टीवी चैनल पे सुन रहा था कि वैक्सीन लगने से इम्पोर्टेंस हो जाती है। अब बताइए, कोई भी यंग व्यक्ति जो इस तरह की खबर सुनेगा वो वैक्सीन नहीं लेगा। ये बिल्कुल मिथ है। इस वैक्सीन से इम्पोर्टेंस का कोई तल्लक नहीं है। ये चीज़ हमें समझ के चलनी चाहिए। फिर बहुत सारे सवाल आते हैं कि जिनको कोरोना की बीमारी हो गई है, क्या उनको भी वैक्सीन लगनी चाहिए? यस, WHO का आंसर बिल्कुल हाँ है। जिनको कोरोना की बीमारी हो गई है उनको भी कोरोना की वैक्सीन जो है लगनी चाहिए। उसके बाद में तरह तरह के मिथ्स और भी आते हैं कि इसके लगने से मृत्यु हो सकती है, इसके लगने से किडनी खराब हो सकती है, बहुत सारे मिथ्स आते हैं। मैं आपको ये बताऊंगा, ये वैक्सीन अपना तब करके आई हैं, अपनी अग्नि परीक्षा देके आई हैं। सबसे पहले प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में जानवरों के ऊपर, यानी गिनी पिग हो गया, रैट हो गया, माउस हो गया, उसके ऊपर हम वैक्सीन देते हैं। देन देयर इज अ फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल, देन देयर इज अ फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल, उसके बाद फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल होता है। और उसके बाद में भी जो शोध करता है वो सारी रिपोर्ट्स को देखते हैं। कोई भी लाइसेंस या रेगुलेटर्स जो हैं उसको देखने के बाद में फिर लाइसेंस देते हैं, और ये जो वैक्सीन है वो मार्केट में आती है। क्योंकि हमारे को यहां पर इमरजेंसी ऑथराइजेशन, यूज ऑथराइजेशन मिल गया है, और उसके बाद में 23 लाख लोगों को वैक्सीन दी गई है, कोई भी इस तरह के सीरियस साइड इफेक्ट सामने नहीं आए हैं, तो वी कैन बी कॉन्फिडेंट कि ये वैक्सीन डेफिनेटली कारगर है। अगला सवाल आता है, ये वैक्सीन हमारे को कितनी लेनी चाहिए? ये 2 डोज में ली जाती है, 4 से 8 हफ्ते के अपार्ट। यानी अगर आपको ये वैक्सीन दी जा रही है तो 4 हफ्ते या 6 हफ्ते के अंदर अंदर दूसरी वैक्सीन दी जाएगी, और उसके 4 हफ्ते के बाद में आपको इम्यूनिटी आएगी। यानी इन 2 महीनों के अंदर जब आप फर्स्ट डोज लेंगे, सेकंड लेंगे, और उसके बाद 4 हफ्ते छोड़ने के बाद 2-2.5 महीने के अंदर आपको कोरोना वायरस हो सकता है, लेकिन उसके बाद में आपकी इम्यूनिटी डेवलप होगी। अब दूसरा सवाल ये आता है, इम्यूनिटी कब तक रहेगी? क्या हमारे को बार बार ये इंजेक्शन लेना पड़ेगा? इसका जवाब अभी साइंटिस्ट के पास नहीं है, क्योंकि ये नई बीमारी है, वैक्सीन नहीं आई है। इसकी इम्यूनिटी 1 साल रहेगी, 2 साल रहेगी, 4 साल रहेगी, 8 साल रहेगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है। अगर वायरसेस की बात करें तो जैसे चिकन पॉक्स है, उसकी इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग है। आप चिकन पॉक्स का इंजेक्शन लगवाइए, उसकी इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग रहेगी। इसी तरह से बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनकी इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग रहती है, जैसे मीजल्स है, फॉर दैट मैटर मम्स है, इनकी इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग रहती है। लेकिन बहुत सारी वायरस बीमारियां ऐसी भी हैं जिनमें की इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग नहीं रहती है, जैसे फ्लू है, स्वाइन फ्लू है। इसको हमें हर साल जो है देना पड़ता है, या 2 साल में एक बार देना पड़ता है।
तो अब ये वैक्सीन हमें कितनी, ये ड्यूरेशन कब तक देगी, ये आने वाला समय ही हमें बताएगा। शोधकर्ता हमें बताएंगे कि जो ये वैक्सीन, जो अब 23 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है, इनकी एंटीबॉडीज़ कब तक रहती हैं और कब तक इनको प्रोटेक्शन देगी। उसके बाद ये सवाल आता है कि क्या ये जो यूके का स्ट्रेन है, जो कि बड़ी जल्दी से फैल रहा है, जिसकी वजह से कि यूके में लॉकडाउन लगा दिया और अब तो ये समझ में आ रहा है कि शायद लॉकडाउन जून तक चलेगा, जुलाई तक चलेगा, उसमें क्या ये वैक्सीन कारगर होगी कि नहीं? डेफिनेटली यस। ये वैक्सीन अभी तक के जितने भी स्ट्रेन हमारे को मिले हैं, दीज आर एंटीजेनिक ड्रिफ्ट्स, ये थोड़े थोड़े चेंजेस आ रहे हैं, इसके ऊपर ये वैक्सीन कारगर होगी। कभी कभी एंटीजेनिक शिफ्ट होता है जिसमें कि वायरस अपना रूप प्रतिरूप बिल्कुल बदल लेता है। अगर वो इस तरह से बदल लेता है तो फिर ये वैक्सीन कारगर नहीं होगी। जैसे कि स्वाइन फ्लू की वैक्सीन हर साल हम लोगों को कई बार नई निकालनी पड़ती है, क्योंकि वायरस अपना रूप बदल लेता है, अपना प्रतिरूप बदल लेता है। अब कई लोग सवाल पूछते हैं कि ये एक छोटे से इंजेक्शन से ऐसा क्या हो जाता है हमारे शरीर में कि बीमारी भाग जाती है हमसे। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, जब भी हम वैक्सीन देते हैं, वैक्सीन होती क्या है? वैक्सीन कुछ नहीं होती, एक छोटा सा हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट लेते हैं जो कि बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं इंजेक्शन के थ्रू। वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट क्या हो सकता है? या तो वो किल्ड वायरस हो सकता है, या वो लाइव एटीन्यूएटेड, यानी कि लाइव वायरस है लेकिन उसकी विरुलेंस, एग्रेशन हमने खत्म कर दिया है, वो हो सकता है। या वायरस का कोई कंपोनेंट हो सकता है, या कोई आरएनए हो सकता है, या वायरस का कोई प्रोटीन हो सकता है। इसको हम बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं। दिस इज कॉल्ड एंटीजेनिक चैलेंज। हम एक एंटीजन बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इस एंटीजन के एवज में हमारा जो शरीर है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। एंटीबॉडीज एक रक्षा कवच की तरह काम करते हैं। तो जहां एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गई, आगे कभी भी वायरस हमारे बॉडी में आएगा, इमीडिएटली उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा, क्योंकि उसका फुटप्रिंट ऑलरेडी हमारी बॉडी के पास में, उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा और एंटीबॉडीज उसको भगा देंगी। तो उससे वो बीमारी नहीं हो सकती है। आपको बता दूं, हमारा देश इतना सक्षम है कि पोलियो को हमने इरेडिकेट कर दिया। पोलियो जैसी बीमारी जो कि इतनी ज़्यादा विकलांग करने वाली भी थी और बच्चों की डेथ करने वाली भी थी, उसको हमने इरेडिकेट कर दिया है हिंदुस्तान से, जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ वैक्सीन। इमेजिन कीजिए इस वैक्सीन की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि ये बीमारियों को खदेड़ के भगा देती है। और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, चाहे न्यूमोकोकस हो गया, एच इन्फ्लुएंजा हो गया, मीजल्स हो गया, मम्स हो गया, रुबेला हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ये सब बीमारियां बहुत बड़ी, एक समय पर जो ये बीमारियां महामारी बनती थी, अब उन सब बीमारियों को हमने कंट्रोल में रखा हुआ है बाय वैक्सीन ओनली। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि वैक्सीन की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वैक्सीन के बारे में बिल्कुल भी भ्रमित मत होइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं ये कहूँगा, हमारी अगर भारतीय भाषा में कहें तो ये संजीवनी बूटी है। यही एक विकल्प है हमारे सामने इस बीमारी को कंट्रोल करने का। अब आगे फिर सवाल आता है, मेरे से बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं, अच्छा डॉक्टर साहब, तो वैक्सीन आ गई, अब तो प्रिकॉशंस की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ये गलत है। आपको ये मास्क जो है ये 2 साल तक कहीं नहीं जाने वाला, आपको मास्क पहनना पड़ेगा। क्यों पहनना पड़ेगा? क्योंकि जब तक हमारी पूरी हर्ड इम्यूनिटी बढ़ नहीं जाती है तो वायरस की इन्फेक्शन हमको हो सकती है। दूसरा, जो हम ये वैक्सीन भी दे रहे हैं, ये 70% इसका प्रोटेक्शन रेट है, 30% फिर भी वी आर वल्नरेबल फॉर द डिजीज़। तो इसको हमें मास्क को पहन के रखना चाहिए। वैसे भी मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मास्क पहनने से बहुत सारी बीमारियाँ वैसे भी कम हो गई हैं। एज ए मेडिकल डॉक्टर मैं आपको बता दूँ, हम सोचते हैं मास्क पहनने से हमारा बचाव हुआ है कोविड से, लेकिन मैं बताना चाहूँगा हमारा बचाव हो गया ट्यूबरक्लोसिस से, हमारा बचाव हो गया नॉर्मल निमोनिया से, हमारा बचाव हो गया स्वाइन फ्लू एंड फ्लू से, बिकॉज दे आर ऑल्सो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ये ऐसी ही फैलती हैं जिस तरह से कोरोना वायरस फैलता है। तो ये मास्क अभी कहीं नहीं जाने वाला। अपनी प्रिकॉशंस आपको लेनी है, चाहे वो हैंड हाइजीन है, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग है, चाहे वो मास्क है। ये सब चीज़ें कंटिन्यू होंगी जब तक कि ये बीमारी पूरी की पूरी ख़त्म नहीं हो जाती, जब तक हमारी हर्ड इम्यूनिटी 70% बढ़ नहीं जाती, जब तक हमारे भारतवासियों के कम से कम 70% लोगों को वैक्सीन नहीं लग जाती, तब तक हमारे को मास्क जो है वो पहनना बड़ा आवश्यक है। तो ये कुछ बहुत सारे छोटे छोटे सवाल हैं जो कि वैक्सीन को लेकर लोगों के अंदर तरह तरह की भ्रांतियां हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि अफवाहों के बिल्कुल भी आप किसी भी चपेट में ना आए। मुझे लगता है मैंने आपकी काफ़ी सारी चीज़ों के आंसर दे दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कभी भी आपको वैक्सीन के बारे में अगर कोई भी चीज़ पता करनी है तो यू कैन गो टू द प्रॉपर साइट्स, WHO की साइट्स हैं, प्रोफेशनली क्वालिफाइड लोगों के पास जाइए। यहाँ पर क्या होता है कि सोशल मीडिया के अंदर जिन व्यक्तियों को कोई प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है वैक्सीन की, साइंटिस्ट नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, वो ओपिनियन देते हैं और भोले भाले लोग जो हैं वो भ्रमित हो जाते हैं और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ती है।
आखिर में अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि कोरोना वैक्सीन जो है ये संजीवनी बूटी है, यही एक विकल्प है हमारे सामने जो कि कोरोना वायरस को भगाए। 21वीं सेंचुरी में हम एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां हमारी डिग्री और कॉलेज से ज्यादा मैटर करती है हमारी स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, इंटरनेट स्किल्स, जो हमें करियर में आगे बढ़ने में हेल्प करती है। अनफॉर्चुनेटली ये स्किल्स हमें स्कूल में या फिर कॉलेज में नहीं सिखाए जाते। जाहिर सी बात है कि हमें ये स्किल्स कहीं से तो सीखनी होंगी। ये स्किल्स सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, चाहिए हमें सिर्फ सही गाइडेंस, डायरेक्शन और फीडबैक इन्हें इंप्रूव करने का। ये स्किल सीखने के लिए और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मैं आपको देश के सबसे अच्छे सुझाव के बारे में बताना चाहता हूं, जिसका नाम आपने सुना ही होगा, जोश स्किल्स ऐप। ये ऐप आपको कैसे हेल्प करेगा? जोश स्किल्स का हर एक कोर्स डिजाइन है आपको जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए। चलिए स्पोकन इंग्लिश की ही बात कर लेते हैं। रोजाना इस कोर्स में आपको मिलेंगे वीडियो लेसन्स, क्विजेस, प्रैक्टिसेस एंड फेस टू फेस दूसरे स्टूडेंट्स के साथ बात करने का मौका। आप क्या सही बोलते हैं और क्या गलत, हर एक चीज पर आपको फीडबैक भी दिया जाएगा। और तो और लर्निंग को मजेदार बनाने के लिए आपको पॉइंट्स भी मिलेंगे और टॉप स्कोरर्स को हमारे तरफ से अवार्ड्स मिलेंगे। इससे बेहतर लर्निंग क्या हो सकती है? सिर्फ यही नहीं, हमने इस ऐप को बदलकर एक ब्रांड न्यू लुक और फील दिया है ताकि आपकी लर्निंग और भी इफेक्टिव हो और आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाए। आज ही डाउनलोड करिए जोश स्किल्स ऐप और अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए।